नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 7 जनवरी। देखिए, मुझे भी पता है आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, ये आज थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ है। और बाकी का कल से आपको लेक्चर पूरे प्रॉपर टाइम पे मिलेंगे, 1 बजे के टाइम पीरियड में ही। आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ है कुछ रीजंस की वजह से। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के लिए। आज के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सबसे पहला आर्टिकल है हमारा सतलुज और यमुना का जो केनाल बनाया है उसका लिंक। दूसरा है बॉम्ब साइक्लोन जो रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, देन है समुद्रयान मिशन, और लास्ट है एंटी मैरिटाइम पाइरेसी बिल, समुद्री जल सदस्यता रोधी विधेयक। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। सतलुज और यमुना का जो एक लिंक है, यहाँ पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पंजाब की एक दूसरे को डिस्प्यूट के लिए ब्लेम कर रही है। पता है हुआ क्या था? आप लोग भी जानते हैं कि भारत के अंदर जो नदियां हैं, दो राज्यों के बीच में नदियों का जो ये इतना ज्यादा डिबेट रहता है, ये पहली बार तो है नहीं। आप लोगों ने कावेरी रिवर के ऊपर भी सुना है, तमिलनाडु कर्नाटका पुडुचेरी में डिस्प्यूट रहता है। ऐसी सतलुज और यमुना का जो लिंक है उसमें भी पंजाब में इसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद है। हुआ कब था? जब पंजाब, यहाँ पर आपको भी पता है पंजाब में ही इंक्लूडेड था हरियाणा। सो यहाँ पे हरियाणवी बोलने वाले और पंजाबी बोलने वालों को 1966 में सेपरेट किया गया था और हरियाणा यहाँ पर बनता है पंजाब से अलग होके 1966। तो जब अलग हुआ यहाँ पर, तो क्या हुआ, जो सतलुज और यमुना का जो केनाल बना हुआ है, क्या हुआ था, जो हरियाणा है उनकी गवर्नमेंट ने सतलुज और यमुना वाला केनाल 1980 में कंप्लीट किया, जबकि पंजाब जो है वो रिपेरियन काम करना और उसकी जल की अनुपलब्धता का हवाला देता रहा था। ठीक है। यहाँ पर रिपेरियन सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि किसी भी जल निकाय से सटी हुई भूमि के मालिक को इसके जल के उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है। जो भी उसके आसपास, जो भी रिवर जा रही है उसके आसपास जो भी भूमि है, उसका जो मालिक है उसी को यहाँ पर अधिकार है उस चीज का। सो अभी यहाँ पर जो है पंजाब ने ये बात बोली है, अगर हम जो ग्राउंड वाटर है हमारा हमारा जितना भी यहाँ पर भूजल है, अगर हम उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल आज के समय में करते रहे तो बहुत सारी स्टेट्स में पानी की कमी आगे को देखने को मिल सकती है, बहुत सारी जगह पर ये समस्या हो सकती है। और ऐसे ही जो है हरियाणा ये कहता है कि भाई भूजल की कमी होने के कारण जो उनका दक्षिणी हिस्सा है वहां पे जल आपूर्ति से संबंधित समस्या आ रही है। सो हरियाणा की भी यहाँ पर जो इराडी ट्रिब्यूनल है, उन्होंने भी यहाँ पर जो है हरियाणा को इस नदी के जल में अपने सही हिस्से से वंचित कर दिया था। सो अभी के समय में जो प्रॉब्लम चल रही है वाटर डिस्प्यूट के ऊपर, वो यही है क्या, समझो जरा। यहाँ पर वाटर की शेयरिंग पे होता है 1955 से पहले, क्योंकि 1956 में क्या हुआ, स्टेट्स का पुनर्गठन हुआ। तो पंजाब का जो यहाँ पर पुनर्गठन हुआ था 1955 से पहले, ये डिसाइड हुआ था कि रावी और ब्यास नदी, इसका जो पानी होगा उसमें 15.85 में से 8 मिलियन एकड़ राजस्थान को जाएगा, 7.2 मिलियन एकड़ फिर उस समय के पंजाब को, क्योंकि पंजाब में उस वक्त हरियाणा भी था, और बाकी जो है जम्मू कश्मीर को जाएगा। लेकिन जब 1976 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है तो यहाँ पर उसमें से 3.5 मिलियन एकड़ जो है वो किसको दे दिया जाता है, हरियाणा। और फिर वापस से इसको रिवाइज किया गया, 17.17 ब्यास और रावी का जो है वाटर देखा गया यहाँ पर कि वाटर जो है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उसमें से फिर डिवाइड किया गया उसको। फिर यहाँ पर जो है 4.22 यहाँ पर पंजाब को दिया गया, 3.5 यहाँ पे हरियाणा को और 8.6 राजस्थान को दिया गया था, क्योंकि राजस्थान इस पूरे में लिंक का सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पे बनता है। पूरा का पूरा जो ये लिंक है, 122 किलोमीटर का ये केनाल है, ये पंजाब से पास होता है और 90 किलोमीटर इसका हरियाणा से पास होता है। और हरियाणा ने अपने साइड का पंजाब जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन पंजाब ने आज भी वो जो पूरा कैनाल का सिस्टम है वो अभी भी कंप्लीट नहीं किया है।
ठीक है। सो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर ये लिंक जो है ये डिस्प्यूट यहाँ पर आज भी हमें देखने को मिल रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1990 में स्टॉप हो गई थी, जब यहाँ पर जो इसका पूरा चीफ इंजीनियर थे ना, वो खालिस्तानी के एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जट्टाना, उनके द्वारा मार दिए गए थे। सो ये एक कनेक्ट है जो कि यमुना लिंक कैनाल है। और ये जो पूरा है अभी, ये पूरा जो एक डिस्प्यूट है, इसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये ज्वाइन करता है। ये देखो, ये है पूरा जो है पूरा एक लिंक। ये भाखड़ा नांगल डैम है हिमाचल में, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम है, यहाँ पे गोविंद सागर डैम है, नांगल डैम है, भाखड़ा इस तरफ है, नांगल इस तरफ है। यहाँ से यमुना सतलुज का जो है वो लिंक शुरू होता है इस जगह से, जो सतलुज रिवर, ये सतलुज है, ठीक है। ये और ये लिंक पूरा जा रहा है, ये इतना लंबा कैनाल, और ये जा रही है यमुना नीचे की तरफ। ये यमुना है, करनाल है ये वाला, हरियाणा का, ये करनाल है, ठीक है। ये है, सॉरी, यमुना रिवर ये रही, ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे है सतलुज और ये है यमुना को जोड़ने के लिए। तो ये यमुना और सतलुज का कैनाल यहाँ पर है, ये पूरा लिंक करने का कैनाल है यहाँ पर। सो इस तरीके से जो है ये एक डिस्प्यूट यहाँ पर निकल करके दोनों के राज्यों के बीच में ये देखने को मिलता है। सो ये एक डिस्प्यूट आप याद रखिएगा। यहाँ पर इसमें से मान के चलो कि 85% जो है ना वो हरियाणा ने कंप्लीट कर दिया है अपने हिस्से का। जो उनके अपने हिस्से में एरिया में आता है ना, यहाँ पर ये जितना भी किलोमीटर बनता है इनका, करीब 92 किलोमीटर बनता है। और हरियाणा को रावी और ब्यास नदी के पानी से यहाँ पर फायदा भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर पंजाब को भी यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो रावी और ब्यास का वहां पे रिवर फ्लो करती है। पंजाब का है ही यही नाम है, पंजाब का पंजाब यहीं से नाम पड़ता है। सो ये एक इशू है यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से जो है आज के समय में ये डिस्प्यूट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। सो अगर कोई भी ऐसा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, आर्टिकल 262 के तहत पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है इन चीजों को सॉल्व करने का। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात करें तो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है एंट्री नंबर 7 में कि स्टेट को यहाँ पर अधिकार है कैनाल, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, सिंचाई, नहरें, जल निकासी सबके ऊपर लिस्ट बनाने का। ऐसी संघ की सूची है जिसमें अंतरराष्ट्रीय नदियां, गंदी घाटियों, इनके बारे में भी लिखा हुआ है कि वो यहाँ पर अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो ये एक डिस्प्यूट चल रहा है, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है, ये अभी का डिस्प्यूट नहीं है। ये काफी ज्यादा पुराना डिस्प्यूट जो है आज के समय में भी चल रहा है। ये बेसिकली 1960 की और जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से ही स्टार्ट हुआ था। पता है ना सबको, 1960 में इंडस वाटर की ट्रीटी साइन हुई थी। ये इंडस वाटर की ट्रीटी जो है यहाँ पर वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज का हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ। ये 1966 में हरियाणा क्रिएट होता है पंजाब से, तो यहाँ पर हरियाणा को भी रिवर का एक मिलेगा ना अपना, एक शेयर मिलेगा। सो यहाँ पर हरियाणा को सतलुज मिलती है और ब्यास, ठीक है। जो कि फिर यहाँ पर प्लान किया जाता है कि सतलुज और यमुना को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और पंजाब जो है वो मना करता है वाटर को शेयर करने से। क्यों? क्योंकि राइपेरियन प्रिंसिपल अभी बताया था ना, राइपेरियन सिद्धांत की भाई जिस एरिया में आता है वही यहाँ पर यूज करेंगे इसको। लेकिन फिर दोनों स्टेट अग्री भी कर जाते हैं बाद में जाके, 1981 में दोनों स्टेट अग्री भी कर जाते हैं कि चलो हम यहाँ पर करेंगे। और फिर यहाँ पर जो है वो 1982 में बहुत सारे प्रोटेस्ट और होते हैं, एजिटेशंस होते हैं, जिसके बाद फिर यहाँ पर दोनों जो है वो एक इस पूरे के लिए तैयार हो जाते हैं बनाने के लिए। फिर 1985 में जो राजीव गांधी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और अकाली दल के चीफ थे संत, संत नाम था उनका। इन्होंने यहाँ पर जो है वाटर को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर बात करी थी। और एक ट्रिब्यूनल बनाई गई थी जिसका नाम है इराडी ट्रिब्यूनल। ये इराडी ट्रिब्यूनल क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जो है एक जज थे जिनका नाम था इराडी, जस्टिस बालाकृष्ण इराडी, जिन्होंने इसको पूरा सेटअप करने के लिए बनाया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वो सेटअप पूरा करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला था कि भाई इनको ये जो है यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का शेयर इंक्रीज करना होगा। और फिर 1996 में हरियाणा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि भाई पंजाब को बोलो कि अपने यहाँ का जो पूरा सतलुज और ये रिवर पे जो भी काम करना है ना उसको कंप्लीट करके दे, इन्होंने बोला यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है पंजाब को ये चीज बोली कि भाई अपने टेरिटरी में अपना काम कंप्लीट करो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है
सुप्रीम कोर्ट 2016 में सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत यहाँ पर ये करना शुरू करता है कि जो पंजाब है उसने यहाँ प्रॉमिस किया था कि अपनी वाटर का जो है उसका शेयर यहाँ पे डिवाइड करके देंगे। और इस तरीके से ये यहाँ पर बोला, और ये बोला गया कि भाई पंजाब जो है वो कंप्लीट नहीं करके दे रहा है, इसलिए पंजाब का ये जो एक्ट है ये गलत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, पंजाब कह रहा है कि भाई देखो, दोनों दोनों पार्टी की अपनी अपनी बात कहनी है, पंजाब और हरियाणा दोनों का अपनी अपनी बात यहाँ पे कहना है। पंजाब का ये कहना है कि 2029 के बाद बहुत सारे एरिया ड्राई हो जाएंगे अगर ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे हुई तो। अगर यहाँ पर हम लोग अपना इरिगेशन यहाँ पे देंगे तो हमारा पूरा जो स्टेट है वो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, इरिगेशन हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बीट उगाई जा रही है, इतनी ज्यादा अमाउंट में पैडी उगाई जा रही है, तो वो तो हमारा यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो इसलिए अगर हम किसी और स्टेट के साथ अपने पानी को शेयर करना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ये हमारे लिए फिजिबल नहीं, ऐसा पंजाब का कहना है। और हरियाणा का क्या कहना है भाई इसके ऊपर? हरियाणा का कह रहा है कि भाई हमारे जो पूरा हरियाणा का साउथ का हिस्सा है वहां पे इरिगेशन की बहुत समस्या आ रही है। और वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई जो ट्रिब्यूनल सेटअप हुई थी उन्होंने भी इस बात के ऊपर यहाँ पे बोला था कि आपको पानी यहाँ पर मिलेगा, और इसी में से ये हिस्सा निकल के आया, तो ये तो हमें तो चाहिए होगा ये हिस्सा। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन क्या करें कि इसके लिए एक परमानेंट लेवल पर प्रॉपर तरीके से परमानेंट एक ट्रिब्यूनल का सेटअप करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सेटअप करे। और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 262 में जो लिखा हुआ है कि जो भी इंटरस्टेट के वाटर डिस्प्यूट होंगे उनको इक्वली डिवाइड करना, या इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर निकालने की कोशिश की जाए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, सतलुज और यमुना का एक पूरा लिंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आपको डिस्प्यूट पूरा मैंने समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं। तो इसके लिए जुड़ी हुई इराडी ट्रिब्यूनल याद रखिएगा, हमारे एग्जाम के लिए इराडी ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ठीक है, हमसे यही पूछेगा कि इराडी ट्रिब्यूनल जो है वो क्या है। और इस पूरे के लिए अगर आपका मेंस पे कोई एग्जाम में कोई लिखने के लिए आता है, मैं एक लाइन आप लोगों को दे दूं हिंदी में, सुप्रीम सॉरी इंग्लिश में, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली है लाइन, एग्जैक्ट वो लाइन मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने लिखा है, आप आंसर की शुरुआत ऐसे कर सकते हो, वाटर इज अ नेचुरल वेल्थ टू बी शेयर्ड। ये एक प्राकृतिक पूंजी है जिसका अर्थ सिर्फ शेयर करना ही है। ये लाइन सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। आप इस लाइन को अपने आंसर में किसी भी, जो भी आपका वाटर से जुड़ा हुआ आंसर है, या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात हो रही है, जिसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात हो रही है जिसमें वाटर डिस्प्यूट का कुछ भी लेना देना है, तो उस वाले अपने आंसर में आप इस पूरे को इस्तेमाल कर सकते हो। आप लिखोगे इस पूरे को अपने आंसर में, आप इसको पूरे को नोट कर लीजिए, इस लाइन को नोट कर लो। जहां भी आप कोट्स लिखते हो, सारी चीजें लिखते हो, तो यहाँ पर जो है आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बॉम्ब साइक्लोन। अभी रिसेंटली जो है बॉम्ब साइक्लोन यहाँ पे न्यूज में है काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये कैलिफोर्निया के रीजन में और काफी सारे बड़े रीजन में जो है ये अभी प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर में आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये, क्या क्या इसमें चीजें खास बातें हैं। तो देखिए ये जो है पूरे नॉर्थ अमेरिका के रीजन में अभी हमें देखने को मिल रहा है बॉम्ब साइक्लोन। ये यूएसए और कनाडा में यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है, जो कि जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बॉम्ब साइक्लोन जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी हवाओं की वजह से यहाँ पर आया है। एक बम चक्रवात है, बॉम्बोजेनेसिस भी कहते हैं, जब ये बहुत तीव्र गति से आने वाला तूफान है। ये तब आता है जब मध्य अक्षांश में वायु का दबाव 24 घंटे के भीतर 20 मिलीबार या उससे अधिक गिर जाता है। ठीक है, ये तब आता है जब गर्म वायु ठंडे द्रव्यमान से टकराती है, दोनों यहाँ पर टक्कर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो वहां की वायु है उसकी गति बहुत तेज हो जाती है। और इस तूफान की जो प्रिडिक्शन है वो पहले यहाँ पे की नहीं गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इस पूरे के पूरे इसका बनने का यही एक रीजन है कि भाई यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर एयर यहाँ पे मिल गई है, जिसकी वजह से ये पूरा एक नजर में आया है। ये तूफान जो है ध्रुवीय भंडार डुबकी, इसकी वजह से ये उदय हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो
आर्कटिक है उसके रूप, वहां से एक विशेष ठंडी वायु जो है वो देखने को मिलती है। और जैसे ही वायु चलना शुरू करती है, पृथ्वी के घूमने की वजह से इसका एक चक्रवाती प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे जैसे यहाँ पर वायु चलना शुरू होती है, पृथ्वी यहाँ पे घूमना शुरू करती है, और उसकी वजह से चक्रवाती प्रभाव शुरू होता है। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो इस तूफान की जो दिशा है वो वार्माव्रत है, मतलब कि क्लॉकवाइज है, जो इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसी यहाँ पे लोकेशन है। और जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है, वायु दाब में कमी आनी शुरू होती है, बादल यहाँ पे बनना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों ओर तूफान का निर्माण होता हुआ देखने को मिलता है। सो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पूरा बॉम्ब साइक्लोन जो है वो आपको इधर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये है बॉम्ब साइक्लोन, इंपॉर्टेंट है पूरा पूरा साइक्लोन। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, कहाँ पे, क्या, कैसे, कोई भी इस पे सवाल जो है वो बन सकता है। कहाँ पर है, कैसे बनता है। ठीक है भाई, तो ज्यादा नहीं है इसके अंदर, सीधा बस इतना ही याद रखना है, कहाँ पे क्या कैसे किस तरीके से बनता है, सवाल इसके ऊपर आ सकता है। बढ़ते हैं आगे अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आपको इस तरीके से याद रखने हैं, कहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पर डेवलप होती हैं। फिर आता है हमारा थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारा जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। देखिए भाई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या चीज होती है, पहले तो आप ये समझिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देखो, सबने पढ़ी हुई ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सब लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जो हमारा 73rd और 74th संशोधन आया था, उसके तहत यहाँ पर जो है वो ये एक जो है एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ऐसा नहीं कि पहली बार निकल के आया, निकल के तो बहुत पहले से आ चुका है। लेकिन अगर हमें भारत में राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति, इसमें जो हम कहते हैं ना केंद्रीकृत है, ऐसे अगर इसमें बदलाव करना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ गई थी, हमें ये जरूरत थी कि हमें सारी की सारी जो शक्तियां है उसको विभाजित करना है और उसको साझा करना है। तो हमारी सारी शक्तियों को, और हमने जो है यहाँ पर हमारी शक्तियों को साझा और विभाजित करा है। यहाँ पर किस तरीके से किया है, हमने यहाँ पर किया है हमारी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के कॉन्सेप्ट को न्यूज में लाके। तो इस तरीके से हमारा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी हमारा न्यूज में आता है। और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के न्यूज में आने की वजह से जो है अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, या फिर के क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। कब आए थे ये, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये सारी चीजें न्यूज में आती हैं। जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनकी जो बाधाएं हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए हो क्या रहा है कि जितनी भी हमारी विकासात्मक योजनाएं हैं, अगर हमें उनको लागू करना है तो उसके संबंध में जो राज्य सरकार है वो पंचायतों और नगर पालिकाओं की कार्यों में यहाँ पर क्या कर रही है, उनके अधिव्यापन, मतलब कि दोनों के काम में इंटरफेरेंस ज्यादा, और मामूली नागरिक कार्य ही विशेष रूप से स्थानीय सरकार को सौंपे जाते हैं। जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, जैसे कि रोड बनवाना, कोई भी स्कूल छोटे मोटे लेवल पे, जैसे ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि उनके पास भी पावर नहीं होती है, स्कूल्स को यहाँ पर सेटअप करवाना। तो ये सारे जो काम है वो यहाँ पर कौन करता है, यहाँ पर जो है ये काम भी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के हिस्से द्वारा दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ इसमें किया जाता है। अब क्या होता है ना कि हमारी जो पंचायत है ना उसके अंदर मानव संसाधन की काफी कमी है। और मानव संसाधन की कमी आने की वजह से क्या हुआ है कि जो भी जितने भी यहाँ पर काम है उसमें प्रतिबंधित हो गया है, क्योंकि अधिकार संसाधन राज्य सरकार के कंट्रोल में है। अगर जो चीज राज्य सरकार की कंट्रोल में होती है, राज्य सरकार के अगर कंट्रोल में होगा, तो प्रॉब्लम क्या आता है कि इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, या कामों में ओवरलैपिंग जो है यहाँ पर वो इंक्रीज हो जाती है। और इसकी वजह से जितने भी मैटर्स यहाँ पर 11th सूची में लिखे हुए हैं, 11वीं अनुसूची में जितने भी काम लिखे गए हैं, उसमें सरकार जो है वो यहाँ पर मतलब दोनों के बीच में ना एक क्लियरली बाइफरगेशन नहीं है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, सामान्य तौर पर हमारे देश की जो जो हमारी ये पंचायत है, उनको किस तरीके से यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, जो पूरा एक सिस्टम है वो कैसे देखने को मिलता है, कैसे उनको यहाँ पर राजस्व मिलता है। हमारे आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, ये सब काम कौन करता है, वित्त आयोग करता है, फाइनेंस कमीशन करता है, कि जितना सेंटर और जितना स्टेट के बीच में डिविजन होता है ना, पता है ना सबको। ठीक है, ये यहाँ मैं लिख के बताती हूँ। जो फाइनेंस कमीशन है वो टैक्सेस को डिवाइड करता है सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। अब स्टेट के बीच में आगे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में कितना कितना पैसा जाएगा,
वो यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। ठीक है। और आर्टिकल 243I, यही है स्टेट फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल। वो यहाँ पर राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के रूप में राज्य सरकार से काम देखती है। प्लस ये यहाँ से पैसा मिलता है ना, सारा पैसा यहाँ से मिलता है। दूसरा पैसा यहाँ पर इनको राज्य सरकार से प्राप्त होने वाला ऋण और अनुदान होता है। फिर जो भी ऐसा केंद्र की प्रायोजित जो भी ऐसी परियोजनाएं चल रही जो केंद्र सरकार के अंडर आती हैं, और कोई भी अतिरिक्त सहायता के रूप में अगर केंद्र सरकार की कोई भी चीज चल रही है जो केंद्र सरकार के अधिकृत आती है, वो सब इसमें आएगा। और आंतरिक संसाधन सृजन, जो भी रिसोर्स अपने लेवल पे जनरेट करना होता है, छोटे मोटे रोड्स के ऊपर हो गया, छोटे मोटे कार्यों को लेकर के हो गया, तो वो भी जो है यहाँ पर, ये सारे काम कौन करता है यहाँ पर, ये सारे काम मतलब इनके थ्रू जो है सरकार को यहाँ पर टैक्स जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर टैक्स जो है वो मिल सकता है। ठीक है भाई। तो ये छोटे मोटे फैक्ट्स आपको मैं बता रही हूँ इसमें। अब इतना बेसिकली एग्जाम में ना मेन स्पेस से क्वेश्चन आते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना उनकी पुअर परफॉर्मेंस है, तो उसका रीजन क्या है। रीजन क्या है इसका सबसे बड़ा, कि पंचायत जो है वो आंशिक स्तर पर जो है आंशिक रूप से कम कराधान की सीमित अधिकार और आंशिक रूप से राजस्व एकत्र करने में अपनी इच्छा जो है अच्छे से कर नहीं पाती है। उनको यहाँ पर पूरी तरीके से जो उनको चाहिए वो उनको उतने अमाउंट में चीजें यहाँ पे मिल नहीं पाती है। प्लस उनको जो भी यहाँ पर धन हस्तांतरित होता है, जो भी अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन टू अनदर, वो प्रॉपर तरीके से उनको जो है यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से फंड्स का ट्रांसफर होना चाहिए, मनी का ट्रांसफर होना चाहिए, वो उतना मनी ट्रांसफर अभी भी उतना नहीं हुआ है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो उनको मेन काम करने होते हैं ना, जो उनको आधारभूत कार्य करने होते हैं, जो भी इनको एक बेसिक काम करने हैं, वो कर नहीं पाते क्योंकि उतना अमाउंट में मनी ही नहीं आई है उनके पास। जब तक मनी उस चीज के लिए नहीं उतनी आई होगी, तो यहाँ पर वो कैसे जो है उसके लिए बेटर कर पाएंगे। उनके लिए उनके लिए पास जो है अभी उतने अमाउंट में मनी का है ही नहीं, उतना रिकॉर्ड ही नहीं है मनी का उनके पास। तो ये बहुत जरूरी है कि उनके पास जो है वो मनी यहाँ पर उतने अमाउंट में होनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करते हैं, या फिर जितना उनके लिए जरूरत है उतनी है नहीं। फिर उसके अलावा क्या होता है, जो स्थानीय स्तर पर जितना भी व्यय होता है उसके लिए क्या होगा, धन जो है कई शर्तों से बंधा हुआ होता है, जिसके बाद जो आप एक्चुअली में जिस चीज के लिए उसको प्रयोग करना चाहते हो वो उतना अमाउंट आप प्रयोग कर ही नहीं पाए हो, आपको उतना अमाउंट यहाँ पे मिल ही नहीं पाया। और वर्तमान में देश भर की पंचायत जो है केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदानों पर बहुत निर्भर करती है, और उन्हें मिलने वाला जितना भी अनुदान है वो किसी ना किसी योजना के तहत होता है। स्कीम स्पेसिफिक उनको ये अधिकार मिलते हैं। और यहाँ पर जो है उसके पीछे कोई ना कोई जो उसकी स्पष्टता होती है कि भाई कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, उसका यहाँ पर बहुत बड़ा अभाव है। इन सब रीजंस की वजह से जो हमारी यहाँ पर पूरी पंचायत है वो अच्छे से काम उतने बढ़िया से नहीं कर पा रही, बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो क्या हो सकता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सरकार को सोचना होगा कि भाई जितने भी निचले स्तर है उन पे हम ऐसा क्या करें कि जो उच्च स्तर है वो यहाँ पर ज्यादा केंद्रीकृत भी ना हो और उनको कोई समस्या भी ना आए। स्थानीय सरकार जो है उनको यहाँ पर राज्य के जो विधानमंडल है उनको यहाँ पर ये जो है उनको निर्णय लेने के लिए यहाँ पर छोड़ देना चाहिए कि वही डिसीजन ले और फाइनल डिसाइड करे। और संसद और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को स्थानीय निकाय का सदस्य नहीं बनना चाहिए। इससे स्थानीय निकायों के लिए लोगों को जो भी निर्णय लेते हैं उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। देखो वैसे ये तो होता भी है, बस जो ग्राम सभा है यहाँ पे तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन जो तालुका पंचायत है, जिला परिषद है, और जो इसके अंदर एक मंडल पंचायत होती है, उन सब में क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट गलत है यहाँ पर, इनडायरेक्टली इलेक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हर लेवल पे प्रत्यक्ष इलेक्शंस होने चाहिए जो कि नहीं होते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन होनी चाहिए सारी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, डिलिमिटेशन कमीशन सबने पढ़ी हुई है ना, परिसीमान आयोग। और जितने भी यहाँ पर लोकल यहाँ पर हैं, जितने भी इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं उनके तहत उनको क्या करना चाहिए, सबको यहाँ पर सब लोगों को यहाँ पर जो है ट्रेनिंग अलग से प्रोवाइड होनी चाहिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, सारे के सारे लोग जो है वो सही तरीके से कार्य को यहाँ पर कर पाएंगे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड भी होनी जरूरी है। ठीक है भाई। इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि क्या क्या चीजें इसमें चल रही हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी एक नेशनल पार्क न्यूज में आ गया था, तो इसमें मैंने आर्टिकल चूज किया है जिसमें पहली बार जो है बर्ड सर्वे किया गया है और 141 स्पीसीज को यहाँ पर आइडेंटिफाई भी किया गया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये कहाँ पर है नेशनल पार्क, तो देखिए ये जो पूरा एक नेशनल पार्क है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इस पूरे नेशनल पार्क की लोकेशन है आपके केरल में। कब बना था? 1984 में, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे एक रिवर है कुंती पूजा, ये रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट ना, आपके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा रहते हैं कि कहाँ पर है, कौन से रिवर उसके आसपास फ्लो करती है। जैसे मैं बात करूँ जिम कॉर्बेट, सबको पता है जिम कॉर्बेट के पास से रामगंगा फ्लो करती है। ऐसी साइलेंट वैली न्यूज में है तो आपको ये पता होना चाहिए साइलेंट वैली के पास से कौन सी फ्लो करती है, वो है कुंती पूजा। ठीक है, नॉर्थ से साइड डायरेक्शन में करते हैं। और फाइनली कुंती पूजा किस में मिल जाती है? भारत पूजा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मान के चलो यूपीएससी का तो ये वन ऑफ द फेवरेट है क्वेश्चन। यूपीएससी कई बार इस पे सवाल कर चुकी है। और यहाँ पर जो है इसमें उत्तर में नीलगिरी का पठार होता है और दक्षिण में मराक्कड़ के यहाँ पर, मन्नरगढ़ के यहाँ पर मैदान भी है आसपास इसके जो बने हुए हैं। और ये पूरा जो है एक, ये पूरा एरिया जो है ये आपका वो घाटियों के पास ही पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के रीजन में ही पड़ता है। ठीक है भाई। और साथ ही साथ ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर, यहाँ पर जो है आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसी का एक हिस्सा आता है। वेस्टर्न घाट का पता है ना सब, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को ने 2012 में घोषित किया था कि ये रीजन क्या है, यूनेस्को ने इसको घोषित किया था कि 2012 में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये काम भी जो है यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ पर काम है ये इसी का हिस्सा आता है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या आपको जो है वो एनिमल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एलिफेंट, स्नेक, लायन टेल्ड मैकेक्यू, मालाबार जायंट स्क्वेयर, मॉथ बग्स, टोड्स, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगी। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी यहाँ रहते हैं। जनजाति समूह कौन से हैं यहाँ पर? इरुलास, कुरुम्बास, मुदुगास, ये सब भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कोई भी नाम देके पूछ लेंगे कि ये ट्राइबल रीजन कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पर ये सब रहते हैं। प्लस इटुनकार, ये सब जो है यहाँ पर इस तरीके से इस रीजन में आपको डिसाइड किए हुए मिलेंगे। साइलेंट वैली जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा लायन टेल्ड मैकेक्यू, इसको जरूर एक बार आपको गूगल कीजिएगा। थोड़ा सा ये एक तरीके से ये गोल्डन कलर का दिखता है। यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी आबादी है जो कि एक लुप्त प्राय है। आज के समय में इसको क्या कहा जाता है? ये एक लुप्त प्राय प्राणी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहीं पर ही जो है जल विद्युत परियोजनाएं आज के समय में चल रही हैं। जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे ऑलरेडी गोइंग ऑन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वन्य जीवन खतरे में पड़ गया है। तो वन्य जीवन के खतरे में होने की वजह से ये है। और 1970 के दशक में पर्यावरणवादी थे यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन भी शुरू किया था। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर काफी सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। जैसे नर्मदा बचाओ था, है ना, और ये नर्मदा बचाओ था, ये गंगा के लिए था, भागीरथी टेहरी डैम के ऊपर था। तो इस तरीके के काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके से चले थे। यहाँ पर ये भी चला था कि साइलेंट वैली को बचाओ। ठीक है। वैसे अब अगर मैं बात करूं तो केरल में और भी बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी नेशनल पार्क है। तो केरल में अकेला यही एक नेशनल पार्क नहीं है, केरल के और भी ज्यादा नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो मैं पेरियार, पेरियार नदी के पास है। एक है इराविकुलम, ये भी बना हुआ है। मानिकेतम शोला, बांदीपुर, ये भी इसके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। तो ये भी कुछ एक दो दो चार फैक्ट छोटे मोटे, इनको भी याद रखिएगा कि ये भी आपको इसी रीजन में मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ आर्टिकल की तरफ, वो है समुद्रयान। अभी रिसेंटली जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है? उन्होंने जो है यहाँ पर एक समुद्रयान मिशन को यहाँ पर मंजूरी दी है। समुद्रयान मिशन जो है वो 2026 तक साकार अभी जो है होने की उम्मीद है। समुद्रयान मिशन है क्या? समुद्र है, दैट मीन्स ये किससे जुड़ा हुआ होगा? ये पूरा हमारा मिशन जो है वो समुद्र से जुड़ा हुआ है। भारत का पहला महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है? समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को क्या बनाना, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाना। यहाँ पे समुद्र जो है उसको यहाँ पर
बेटर करने की कोशिश करना कि भाई समुद्र किस तरीके से हम यहाँ पर बेटर कर सकते हैं, उसमें होने वाली जितनी भी उप गतिविधियां हैं, वहां पे क्या वाहन है, हर चीज यहाँ पर जो है उसको डीप सी मिशन की तरह चेक करना। समुद्रयान मिशन जो है इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि गहरे समुद्र की खोज करना, खनिजों के खन, देखो आपको पता है कि समुद्र के अंदर बहुत खनिज मिलते हैं, तो समुद्र में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, समुद्र में क्या क्या यहाँ पर खोज की जा सकती है, यहाँ के जो पनडुब्बी वाहन है वो कैसे आप निकाल सकते हो, वो सब आप यहाँ पे चेक करोगे डीप सी मिशन की तरीके से। डीप सी मिशन जो है आप यहाँ पर वो चेक करोगे, जिसके अंदर आप क्या क्या देखने वाले हो, यहाँ पर हम लोग पॉलीमेटलिक मैग्नीज, नोड्यूल्स, गैस, हाइड्रेट्स, हाइड्रोमिथाइल सल्फाइड्स, कोबाल्ट, क्रस्ट जैसे इन संसाधनों का पता लगाओगे, जो कि आमतौर पे आपको 1000 से 5500 मीटर की गहराई के बीच में मिलने वाले हैं। ये एक डीप ओशन मिशन का ही एक परियोजना है, जिसके तहत हम क्या चेक करने वाले हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें मिल सकती है। और ये प्रोजेक्ट जो टाइमलाइन इसकी दी गई है, ये 2021 से 20 से 21 से लेके 25 से 26 की अवधि के बीच में 5 वर्ष का यहाँ पर इसको तय किया गया है, जिसका उद्देश्य खनिजों को यहाँ पर चेक करना है। मत्स्य 6000 नामक का एक वाहन है और 3 कर्मियों के साथ ये पूरा मिशन यहाँ पर, जिसमें हम पूरी चीजों को रिसर्च करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। इसके तहत जो है यहाँ पर एक जो है वो स्वायत्त राष्ट्र संस्थान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर बनाया गया, जो कि इस पूरे को यहाँ पर देखने वाला है, इसको जिम्मेदारी इस चीज की सौंपी गई है। ठीक है। और इसका जो रिसोर्स, इसके जो माध्यम से जितना भी संसाधन यहाँ पे आने वाला है, ऐसा अनुमानित है कि 380 मिलियन टन तक ये चीज आ सकती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पढ़ लो फटाफट से, ये तो आपको मैंने समझा ही दिया है वैसे। गहरे समुद्र में खनन करना, पूरी तरीके से यहाँ पे क्या करना, हर चीज के लिए खनन के प्रोजेक्ट्स को निकालना और उनसे जुड़े हुए मानव युक्त सबमर्सिबल निकालना, समुद्री जलवायु परिवर्तन सलाहकार की सेवाओं का विकास करना, जैव संसाधनों को यहाँ पर उनका सर्वेक्षण करना, उनसे जुड़े हुए चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, और ज्यादा ये कोशिश करना कि हम कैसे कैसे उसको एक्सप्लोर करके और चीजें निकाल सकते हैं। महासागर और अपतट आधारित अवलीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करना, क्योंकि वहां से जो भी अवलीकरण होता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। और इसमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है वाहन, उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स देख लीजिए। ये भारत में खुद ही बनाया गया है, ठीक है। और इसके तहत से क्या करा जाएगा, 6000 मीटर तक की गहराई तक 3 लोगों को पानी के नीचे लेके जाया जाएगा, और यही लोग यहाँ पर जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी की सहायता से इसरो ने यहाँ पर इस चीज को पूरा जो है वो डेवलप किया है, जिसके तहत सारी चीजों को यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। 2022 से 23 तक जितना भी उथले पानी का परीक्षण होगा वो उससे गुजरेगा, और 2024 तक योग्यता परीक्षणों के लिए तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, आप इसकी पिक्चर देख लीजिए। ये कुछ मत्स्य 6000 कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है, और ये इस तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो इसका ऑपरेशन जो है वो शुरू होने वाला है, जैसे जैसे शुरू होगा जो जो इसमें इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी यहाँ पर। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है हमारा, लास्ट आर्टिकल यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी एक बिल है, नाम क्या है बिल का, बिल का नाम है जो समुद्री, ये भी समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्री जल दुष्टता रोधी विधेयक। ठीक है, इस विधेयक के तहत जो है हमारी भारत की जो अधिकारी हैं सारे, वो इस गहरे समुद्र में समुद्र की जो डकैती होती है उसके लिए यहाँ पे काम करने वाले हैं। यूएन क्लॉज के तहत इसको बनाया गया है। यूएन क्लॉज एक ऐसा कानून है यूएन का, जो यूएन के कहने पे ही चलता है, यूएन के सारे तय किए गए हैं। ये 200 नॉटिकल माइल्स होता है ना, जो विशेष आर्थिक जोन, 200 समुद्री मील की सीमा के बाहर का, उसी के यहाँ पर जो है ये पूरा किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको कुछ भी यहाँ पर डकैती, समुद्र की डकैती यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, कोई निजी वाहन हो सकता है, कोई निजी विमान हो सकता है, उसमें कोई भी विमान, व्यक्ति, संपत्ति के विरुद्ध कुछ भी हिंसा करना, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अगवा करना, किसी का विनाश करने की कोशिश करना, कोई अवैध कार्य को स्टार्ट करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस चीज में जो है पूरा यहाँ पर ये अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज को करा हुआ पकड़ा जाता है, तो उसका दोष साबित होने पर उस व्यक्ति को आजीवन के लिए कारावास और आजीवन के लिए मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। यदि उस समुद्री डकैती के कारण किसी की मृत्यु हो गई है, उसने किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, तो ये सारी चीजें उसके अगेंस्ट की जा सकती हैं। साथ ही साथ अगर वो पर्सन जो है किसी भी प्रकार की डकैती में भाग लेना, योजना बनाना, सहायता करना, समर्थन करना, किसी भी उकसाने के कार्यक्रम में अगर यहाँ पर ऐसा पकड़ता हुआ नजर में आता है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ भी करा हुआ नजर में आता है, तो उसको एक यहाँ पर दंड भी, 14 साल की कारावास भी होगी, उसको दंड भी दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार
संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ये सब काम यहाँ पे किए जाएंगे। और न्यायालय को यहाँ पर जो है इसके लिए सौंपा गया है कि वो यहाँ पर पूरा एक पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा। जरूरत थी इस चीज की। आप लोग सोचोगे कि क्या जरूरत है, क्या नहीं, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वगैरह। तो देखो भाई, इसकी जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि बहुत सारी ना 2008 से 2011 के बीच में देखा गया कि ऐसे 27 घटना हुई जिसमें 288 भारतीय नागरिक शामिल थे। और 2014 से 22 के बीच में कुल 155 भारतीय चालक दल के सदस्यों में समुद्री डकैती के 19 मामले सामने आए हैं। तो अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो उसके लिए हमें जरूरत है। क्योंकि क्या होता है ना, आईपीसी जैसी कोई चीज है, आईपीसी जो है किसी अंतरराष्ट्रीय जल पर तो यहाँ पर लागू होगा नहीं, तो हमें जरूरत है कि हम इसको जो है वो जो है लागू करें, तो ताकि सब पे लागू हो जाए। तो यहाँ पर जो है पूरे डकैती की जो घटनाएं हैं, ये पूर्वी पश्चिमी हर एक जगह पे देखने को मिल रही है, जिससे भारत के पश्चिमी तट पर ऐसी संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो वो रोकने के लिए ये चीज की गई है। अगर मैं बात करूं यूएन क्लॉज की, तो देखिए यूएन क्लॉज जो है वो एक अग्रीमेंट है, समझौता है, जिसके माध्यम से समुद्र में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसके लिए कानून यहाँ पर प्रावधान वो स्थापित करता है। 1982 में ये चीज आई थी। लॉ ऑफ द सीज के नाम से जाना जाता है। इंडिया ने 1995 में इसको हासिल किया है। और ये चीज याद रखिएगा कि इंडिया ने जो है यूएन क्लॉज हमेशा से साइन नहीं किया था। और इन्होंने पूरे एरिया को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पूरा एक ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। पहले 12 नॉटिकल माइल, फिर उसके अगले 12, फिर उसके अगले 24, ऐसे तक करते करते इन्होंने यहाँ पर जो है वो इसकी एक दिशा निर्देश यहाँ के लिए जारी किए हुए हैं। और इसके माध्यम से जो है अप्रैल 1958 में जेनेवा की जो है संधि को यहाँ पर लागू किया गया था, जिसमें आप लोग यहाँ पर जो भी उस एरिया में डिपेंड होने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी संरक्षित मछली पकड़ना या कुछ भी आप जीवित संसाधनों पर निर्भर हैं, तो वो सारे कार्य जो है यहाँ पर किए जा सकते हैं। आप किसी के ऊपर भी अगर निर्भर हो तो वो काम आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है भाई। तो ये थे आपके हमारे पूरे आज के आर्टिकल्स। आर्टिकल ज्यादा तो आज मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज्यादा रहे हैं। आज एमसीक्यू बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो उतने ज्यादा आर्टिकल्स नहीं थे इंपॉर्टेंट। बट यस, आपको इनको गो थ्रू करना है, सारे आर्टिकल्स को जरूर पढ़िएगा इन सबको। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है यहाँ पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, विकास मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया, जिसके माध्यम से जियो टैग्स बनाई जाएंगी। क्या होगा उससे? तस्वीरें ली जाएंगी और जिसके माध्यम से मनरेगा के जो भी कार्यस्थल है वहां पे ये देखा जाएगा कि जो व्यक्ति है वो क्या वो वास्तविक समय पर वहां पर पहुंच रहा है, क्या उसका जो यहाँ पर टाइम डिसाइड किया गया उस टाइम पे वहां पे पहुंच रहा है। तो ये बस यही है उसकी सहूलियत यहाँ पर ना उनकी चेक करने के लिए दी जाएगी। श्रमिकों के लिए लागू किया जाएगा, ताकि इसमें जो हम चाह रहे हैं कि भाई हमारी योजनाएं यहाँ पर बने, हम जो चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पारदर्शिता लेकर के आए, योजनाएं आए, तो उसके तहत यहाँ पर ये चीज डिसाइड की गई है कि ये सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये है, और इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। और आपसे इसमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीर बाल दिवस, ये 26 दिसंबर को न्यूज में था। ये जो है वीर बाल दिवस यहाँ पर क्यों स्टार्ट किया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो है यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह के चार यहाँ पर साहिबजादे हैं, चार साहिबजादे, उनके लिए साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह, उनके लिए यहाँ पर जो है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया है। गुरु गोविंद सिंह को सब जानते हैं। यहाँ पर उनके जो चार शहीद हुए थे साहिबजादे के लिए, पटना साहिब बिहार में उनका जन्म हुआ था। दोनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखी हुई है। तो वीर बाल दिवस के बारे में भी इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। एंड वीर बाल दिवस जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और साहिबजादों के सम्मान में यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के चार बेटों के सम्मान में इस पूरे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। ऐसा है भाई, ऐसा कहा गया था कि 1704 में जो आज का पंजाब है उसमें आनंदपुर साहिब पर कब्जा कर लिया था औरंगजेब ने। और उसके बाद वहां पर जो है ना धीरे धीरे करते करते जो पूरा एरिया का खाद्य भंडार था, जो फूड था, वो पूरा समाप्त होने लगा था। जिसके बाद सिखों के पास इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता था कि भाई आनंदपुर के किले को छोड़ दो। और गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर मुगलों की मांगों को मान लिया था और शहर छोड़ दिया था। हालांकि जब मुगल जो थे उनके मुगलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वहां के जो गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वहां पर जो है नवाब वजीर खान ने पकड़ लिया था और उन्हें सरहिंद ले गए थे वो। तो वजीर खान ने ये कहा था कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, लेकिन जोरावर और फतेह ने यहाँ पर मना कर दिया था। इससे क्रोधित होकर के हुआ क्या था, जो वजीर सिंह थे, वजीर खान, सॉरी सॉरी, वजीर खान थे,
उन्होंने यहाँ पर जो फतेह सिंह थे और जोरावर सिंह थे उसको क्या कहते हैं, जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये वही जगह है, आज उस जगह को हम क्या कहते हैं, फतेहगढ़ साहिब, जहां पर चुनवा दिया गया था। इसलिए यहाँ पर जो है उनको सम्मान में यहाँ पर 20 दिसंबर को वीर बाल दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, जहां पर जोरावर सिंह और फतेह सिंह को यहाँ पर शहादत के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, इसको यहाँ पर याद रखिएगा। और ये जो इसकी यहाँ पर जो अभी इसका 2022 का भी समारोह हुआ है, ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है ना, जो वहां पर इसको जो है वो सेलिब्रेट भी किया गया है। ठीक है भाई, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद रखते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पूरी याद रखनी है। तो ये था हमारा आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल, सारी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है, हमसे एग्जाम में यहाँ पर बन सकता है कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो ये है आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म। इस तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। कंप्लीट करना है ये सारी चीजों को। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया, जय हिंद।